हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार विनय और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज पर। हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा 9वां अध्याय है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन कैसा होता है। ठीक है, देखिए जब हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि प्राकृतिक वनस्पतियों को उनके स्थानों के आधार पर 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि वर्षा के आधार पर। वर्षा जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पर थोड़ी सी कम वर्षा होती है वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अमेजन वर्षा वन के बारे में जाना था। ठीक है, उसके अलावा गंगा यमुना का मैदान जो है यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज के इस अध्याय में हम लोग विश्व के 2 महत्वपूर्ण घास स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा है प्रेरी जो कि है उत्तर अमेरिका में, और दूसरा हमारा है बेल्ट जो कि है साउथ अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका कंट्री में स्थित है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा जो घंटा आपको दिख रहा है उस घंटे पे भी क्लिक कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आने वाली हर वीडियो की। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है या आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह मैप कहाँ का है? उत्तर अमेरिका का मैप है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका का ये मैप है। उत्तर अमेरिका में जो हमारी यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ पर हमारी है रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला के अगर हम लोग पूरब में जाते हैं, ठीक है, मैप में ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हमारा मुख्य रूप से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थित और विस्तार के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं किसी स्थान की स्थिति और उसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक, तो उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है, पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है, और नीचे का जो हमारा यहाँ पर रीजन है यहाँ पर हमारा दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेरी यानी कि घास के मैदान की। तो ये आप लोग देख रहे होंगे प्रेरी, ये पूरा रीजन हमारा कहलाता है प्रेरी। ठीक है, प्रेरी घास का मैदान जो कि कहाँ कहाँ पर है, ये हमारा हुआ कनाडा और ये नीचे हमारा हुआ अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मुख्य रूप से राकी पर्वत से ये यहाँ पर हमारी है ग्रेट लेक्स। ठीक है, जो हमारी 5 झीलें हैं, सुपीरियर झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वहां तक के रीजन में ये पूरा फैला हुआ है। और यहाँ पर मिसिसिपी जो कि एक प्रमुख नदी है उत्तरी अमेरिका की, उसके बेसिन में ये पूरा रीजन फैला हुआ है। ठीक है, कनाडा में यहाँ पर विनिपेग झील है, तो विनिपेग झील से होता हुआ पूरा ये सुपीरियर लेक, द ग्रेट लेक जो है पूरा, यहाँ तक ये पूरा रीजन, ये घास का मैदान हमारा उत्तर अमेरिका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका में, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह घास का मैदान स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं।
ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों में निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। यानी कि जो ये मैदान आप लोग देख रहे होंगे, ये ज़्यादातर ऐसे बड़े बड़े घास के मैदान ही हैं और इन घासों की लंबाई 2 मीटर के आसपास तक होती है। हालांकि अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर आपको सीधे ये घास के मैदान ही मिलेंगे, इसमें कोई वृक्ष आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नदी घाटियों में पहुंचेंगे यानी कि नदी के पास वाले रीजन में, तो वहां पर आपको कुछ वन भी मिल सकते हैं। ठीक है, वास्तव में इसे ये घास का सागर कहा जाता है, क्योंकि 2 मीटर की घास इतने बहुत दूर क्षेत्र में फैली हुई, तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक बहुत ही रमणीक या आकर्षक दृश्य यहाँ का होता होगा। प्रेरी के विस्तार के बारे में यहाँ पर बताया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका के मानचित्र में हम लोगों ने देख ही लिया है। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेरी को अफवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेरी का अफवाहन साज के चांद नदी की सहायक नदियां करती हैं। ठीक है, तो अमेरिका में मैंने आपको बताया कि मिसिसिपी और साज के चांद नदी जो है कनाडा में, वो दोनों इसको अफवाहित करती है। यहाँ पर एक तथ्य दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। प्रेरी के पास मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं। वह लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के साथ निवास कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस रीजन की जलवायु के बारे में। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यह चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से 20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तरी दक्षिणी अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन भी बहती है। ठीक है, तो जलवायु के बारे में बात की जा रही है कि अगर हम लोग इस रीजन को देखें, मैप पे एक बार फिर से आइए, जो ये बीच का प्रेरी का मैदान है घास का, ये कहाँ है? महाद्वीप के आप लोग देख रहे होंगे बीचों बीच में लगभग स्थित है। ठीक है, महाद्वीप के बीचों बीच में स्थित है। उसके अलावा यह टेम्परेट रीजन में यानी कि शीतोष्ण स्थल में स्थित होता है। तो यहाँ पर जो तापमान होता है गर्मी के सीजन की अगर हम बात करें तो यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है। लेकिन सर्दियों में जो तापमान है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी कि लगभग जो पूरा रीजन है ये जम जाता है। वर्षा भी यहाँ पर ठीक ठाक होती है, लेकिन यहाँ पर चिनूक नाम की एक हवा चलती है। मैंने क्लाइमेटोलॉजी में जहाँ पर विंड्स के बारे में बताया है, वहाँ पर चिनूक के बारे में मैंने आपको बताया था कि चिनूक एक स्थानीय पवन है, कहाँ की? अमेरिका की, जो कि गर्म हवा होती है। और जब ये हवा चलती है तो इसके द्वारा जो यहाँ पे बर्फ की परत होती है वो पिघल जाती है। बर्फ की परत पिघल जाने के कारण मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। ठीक है, और खेती के लिए उपयोगी हो जाती है यहाँ की भूमि। तो ये हमने जलवायु की बात कर ली। आइए अब बात करते हैं वनस्पत जात और प्राणी जात के बारे में। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि घास यहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं, यहाँ जल उपलब्ध होता है। वहीं सरपत, बिलो, ठीक है, सरपत या बिलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा अल्फा है। जिन प्रदेश क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम और अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी और नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, वृक्षों के बारे में बताया गया कि कुछ वृक्ष यहाँ के सरपत, ऑल्डर और पॉपुलर हैं। वैसे जनरली यहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं। और 50 सेंटीमीटर की जहाँ पर वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, वह स्थान खेती के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि मिट्टियाँ यहाँ की उपजाऊ होती हैं, क्योंकि नदी क्षेत्रों से, नदी के बेसिन से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। जो यहाँ की मुख्य फसल है वो है मक्का। ठीक है, मक्का यहाँ पर बहुतायत उगाया जाता है और मक्का इनका यूज किया जाता है जानवरों को खिलाने में भी। ठीक है, यानी कि पशुपालन भी यहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय है। तो पशुपालन में जो पशुओं के लिए चारा का व्यवस्था की जाती है, उसमें मक्का भी एक प्रमुख उत्पाद है। तो मक्के के अलावा आलू, सोयाबीन और कपास की भी खेती यहाँ पर की जाती है।
और एक बात और बताया जा रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा उस बात के बारे में। कहा जा रहा है कि जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर घासें छोटी और नुकीली होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो इस प्रकार से अपने आप को ढालती ही हैं कि अपने पत्तियों को कांटे की तरह परिवर्तित कर लेती हैं, ठीक है, जिससे अपने अंदर वो जल को संचयित कर सकें। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उनकी देखभाल करने वालों को काउबॉय कहा जाता है। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पशु है। देख रहे होंगे बाइसन, क्या खतरनाक सीन आप इसका देख रहे होंगे, बहुत ही खतरनाक भैंसा होता है। अगर आप लोगों ने, फिर मैं कह रहा हूँ कि डिस्कवरी चैनल पे देखते होंगे सोच को, तो वहां पर बाइसन भी आपने देखा होगा, ठीक है। भैंस इस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पशु हैं। निरंतर शिकार के कारण ये भैंस पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में इनको डाल दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया जाता था और ये लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। इसके अलावा कुछ जीव यहाँ पर और पाए जाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, काइपोट हो गया, गोफर हो गया और प्रेरी कुत्ता हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रदेश के जो लोग होते हैं वो काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल संसाधनों के उपयोग के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। तो यह भी आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका डेवलप कंट्रियों में से एक है, सर्वाधिक डेवलप कंट्रियों में से एक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया गया है और जो विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश हैं, यानी कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है, उन्हीं दोनों प्रदेशों में यह प्रेरी घास का मैदान स्थित है। तो यहाँ पर इनके पास कृषि के लिए अच्छे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक विधियाँ, उसके अलावा हाइब्रिड बीज या विभिन्न प्रकार के शोध के द्वारा तैयार किए गए बीज इनके पास उपलब्ध हैं। इसीलिए उत्तरी अमेरिका खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेरी के निवासियों के बारे में बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, करनास एवं डेनवर हैं। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी और विनिपेग है। विनिपेग एक झील भी है जो कि कनाडा में है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन भी यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। अगर हम बात करें, डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक के पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दुग्ध उत्पादन में व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में कोयला और लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार यहाँ पर स्थित हैं, जिसके कारण यहाँ पर सड़कों का, रेल का और नहरों की समुचित व्यवस्था के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी बन गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना प्रेरी के बारे में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बेल्ट। बेल्ट कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह बेल्ट नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी भी थी दक्षिण अफ्रीका, जैसे हमारा भारत था उसी प्रकार से उससे पहले यहाँ पर डच अधिवासी जो रहते थे उन्हीं के द्वारा बेल्ट नाम दिया गया था। तो चलिए बेल्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। बेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, वेल्ड से घिरे देशों का नाम बताइए। ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो चलिए यहाँ पर बेल्ट को हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा हो गया बेल्ट, ठीक है। ये हमारा पूरा रीजन हो गया बेल्ट, जो कि अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और जो अफ्रीका की राजधानी है जोहानिसबर्ग, वह भी इसी देश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपको जाके एक काम करना है कि अफ्रीका के मानचित्र में देखना है कि बेल्ट इसके अलावा और कौन से देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये अफ्रीका में है, लेकिन इसके अलावा यह कौन से देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब बेल्ट में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेरी में कौन सी ऋतु होती होगी? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। बेल्ट है हमारा यहाँ पर,
ठीक। तो यहाँ पर जिस समय ग्रीष्म ऋतु होगी तो सूर्य यहाँ पर इसका मतलब सीधा चमकेगा, तो यहाँ पर उस समय शीत ऋतु होती होगी। जलवायु की चलिए बात कर लेते हैं। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम होती है। ठीक है। शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है। इसके अलावा इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना यहाँ पर होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहानसबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। बेल्ट क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यह शीत ऋतुओं में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है, तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अपने इंडिया से कंपेयर करें इस बेल्ट का रीजन का, तो बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि जब हमारे यहाँ गर्मी का सीजन होता है तो यहाँ शीत ऋतु होती है। हमारे यहाँ मई से सितंबर अक्टूबर तक वर्षा बढ़िया होती है, तो इनके यहाँ नवंबर से फरवरी के बीच में वर्षा अच्छी होती है। उसके अलावा तापमान भी यहाँ पर लगभग समान ही रहता है। या कह सकते हैं जिस तरह से भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, उसी तरह से प्रेरी घास का मैदान दक्षिण में स्थित है भूमध्य रेखा के। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं वनस्पति और प्राणी जात के बारे में। तो यहाँ वनस्पति विरल है, अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल और मारोला ऊंचे हुए बेल्ट को उगते देखे गए हैं। बेल्ट के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता और कुड़ू हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग तेंदुए का फिगर देख रहे होंगे, कैसे ये एक शिखर पर बैठा होगा। चिड़ियाघर में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि तेंदुओं का जो स्थान होता है वो ऐसे चट्टानों से बनाया हुआ होता है, यानी कि सैलों से विभिन्न प्रकार के बनाया होता है, जैसे उनको लगे कि वो किसी चट्टान पे ही बैठे हुए हैं। चलिए निवासियों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं। बेल्ट पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्ट की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इसमें बेल्ट में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात में किया जाता है। ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, आप लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं यहाँ पर इन चीजों को। बेल्ट में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा और कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहानिसबर्ग को विश्व का स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। आपको यह पता ही होगा कि सबसे ज्यादा स्वर्ण यहीं पर उत्पादित किया जाता है। किम्बरेले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इस नाम को भी याद रखिएगा, किम्बरेले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने की खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तथा धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश के यातायात की सुविकसित व्यवस्था भी होती है। किबले की देखिए हीरे की खान को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन में सबसे ज्यादा गहराई करके 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई की गई है दक्षिण अफ्रीका में खदानों के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कुछ खास चीज़ें नहीं थी, कुछ मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसे अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। और कुछ खास नहीं था। इसके बाद में क्लास 7 की लास्ट चैप्टर बच रहा है इस एनसीईआरटी का, यानी कि रेगिस्तानों में जीवन। ठीक है। उसके बाद में क्लास 7 की एनसीईआरटी समाप्त होगी। आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से कुमार विनय का आपको नमस्कार। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।